current through a conductor is directly proportional to current through a conductor is directly proportional to potential difference across the conductor, directly proportional to potential difference across the conductor। कहने का मतलब है I प्रोपोर्शनल टू V है, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटा दे यहां से तो I इज इक्वल टू V बाई आर है, जहां पे 1 बाई आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और R को कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन होती है? R को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यहां से फार्मूला जो मिला V इज इक्वल टू आई आर मिला। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, और सिंबॉलिकली इस ओम को ऐसे दिखाते हैं, और सर्किट में रेजिस्टेंस को इस तरह के वायर से दिखाते हैं। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथ ऑफ करंट, है ना? तो आप चाहो तो लिख सकते हो रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर। आप यहां पे लिख लो रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन पाथ अगेंस्ट करंट। रेजिस्टेंस इज obstruction offered by conductor against current through it। अब ओम्स लॉ की डेरिवेशन क्वेश्चन जो आता है, स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ। स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ, तो स्टेटमेंट तो हो गया, अब इसका प्रूफ कैसे है वो आप देखो बच्चों। ओम्स लॉ का प्रूफ कैसे है, तो लिख लीजिए प्रूफ। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। देखिए बेटा, अगर ये कंडक्टर है, इफ दिस इज ए कंडक्टर एंड सम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस दिस कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर है, इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दें 20 वोल्ट की, और इसकी लेंथ L है, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करता है इस एंड से, और इस एंड पे उसकी वेलोसिटी v है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd आपको मालूम है E कैपिटल E टाउ अपॉन m है, या EV टाउ अपॉन ml है। ये बात अभी हमने बताई आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी है, और I जो है NEA VD है, ये फार्मूला अभी डिराइव किया मैंने। I इज इक्वल टू NEA VD है, ये फार्मूला मैंने अभी जस्ट डिराइव किया। आप इस VD की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा NEA अंडर ब्रैकेट E कैपिटल V टाउ अपॉन ml। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो I कितना हो जाएगा? I हो जाएगा NE स्क्वायर A टाउ डिवाइडेड बाई ml मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल V। यही होगा ना? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप इसका लिख सकते हो बेटा। इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहां पे इसी के जस्ट नीचे लिख देता हूं, V बाई आई कितना होगा? V बाई आई नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा? M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, और ब्रैकेट से बाहर L बाई ए। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते हैं ना भाई? इस इक्वेशन से अगर हम V बाई आई निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा।
m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ L बाई ए हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज आपको देखना है बेटा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना होता है 9.1 10 31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट टर्म है, क्लियर। नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का ये भी फिक्स है। अगर कॉपर वायर है तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कांस्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, n फिक्स है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है 1.6 10 19 कूलम। और रिलैक्सेशन टाइम, अगर L लेंथ का कंडक्टर है A क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो रिलैक्सेशन टाइम यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल तक का टाइम भी सेम है, फिक्स है। दिस होल टर्म इज कांस्टेंट, दिस होल टर्म इज कांस्टेंट, क्लियर। लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। अगर आपने 1 मीटर का कंडक्टर लिया तो L 1 मीटर हो गया कांस्टेंट। क्रॉस सेक्शनल एरिया उस कंडक्टर का कांस्टेंट, मींस दिस RHS टर्म इज कांस्टेंट, दिस RHS टर्म इज कांस्टेंट, क्योंकि इसमें से हर टर्म कांस्टेंट है। अगर 1 मीटर लेंथ का और 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया का कंडक्टर ले तो एवरी टर्म इज कांस्टेंट हियर, सो V बाई आई इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस R के बराबर होता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट लिया गया है वो रेजिस्टेंस R के बराबर है, और अगर रेजिस्टेंस R के बराबर है तो फिर ओम्स लॉ प्रूफ हो जाता है। क्या प्रूफ हो जाता है? ओम्स लॉ क्या प्रूफ होता है? V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ यहां से डिराइव हो जाता है, देयरफॉर V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज द प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। स्टेट एंड प्रूफ ओम्स लॉ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपने जो देखा बेटा, हियर कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? कैपिटल R की वैल्यू है, ये पूरा का पूरा टर्म रेजिस्टिविटी रो हो जाता है L बाई ए। ये जो R है जो इसके बराबर है, ये रेजिस्टिविटी का ब्रैकेट टर्म रेजिस्टिविटी का फार्मूला है, और L बाई ए, और यहां आप चाहो तो रो को लिख सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव हो गया, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। हियर रो इज व्हाट? Here rho is m upon n e square tau। ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला है, ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला है। रो इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हो जाएगा, अगर ये 1 बाई रो है तो ये हो जाएगा n e स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई m। ये कंडक्टिविटी का फार्मूला है। अगर आपसे यहां पूछे, डेरिवेशन कंप्लीट हो गई, अगर आपसे पूछे डिफाइन रेजिस्टिविटी तो क्या डेफिनेशन बनेगी? डिफाइन रेजिस्टिविटी, डिफाइन रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर क्रॉस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट लेंथ कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है। किसी के नीचे लिखो, किसी के जस्ट नीचे लिखे, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी of a conductor is resistance per unit volume of the conductor। कैसे बच्चों? देखिए, अभी आपने R इज इक्वल टू रो L बाई ए फार्मूला डिराइव किया, तो यहां से रो हो गया R A बाई L। if A 1 meter square, L 1 meter, then rho equals to R। This is the definition। तो कोई पूछे व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। और अगर इसकी यूनिट निकाले बच्चों,
इसकी यूनिट निकालें तो यूनिट जो होगा ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, मींस ओम इनटू मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर? एक लाइन यहां, एक लाइन और लिख लो बच्चों। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन 3 फैक्टर्स। Resistivity depends only on 3 factors. Resistivity depends only on 3 factors. पहला है रिलैक्सेशन टाइम, फर्स्ट है रिलैक्सेशन टाइम, सेकंड है नेचर ऑफ कंडक्टर, सेकंड है नेचर ऑफ कंडक्टर, रिलैक्सेशन टाइम, सेकंड है नेचर ऑफ कंडक्टर, और थर्ड है टेम्परेचर, थर्ड है टेम्परेचर। यानी इन तीनों को चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। इन तीनों में से कोई एक चेंज कर दे, रेजिस्टिविटी चेंज होगी। लेकिन वायर को स्ट्रेच करके लेंथ चेंज कर दें, एरिया चेंज कर दें, रेडियस चेंज कर दें, है ना, डायमीटर चेंज कर दें, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। वायर को खींच दिया, लंबाई डबल हो गई, रेजिस्टेंस चेंज होगा लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। वायर को स्ट्रेच कर दिया, लंबाई डबल हो गई, रेजिस्टेंस विल चेंज बट रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? तो रेजिस्टिविटी, अगर किसी वायर को गर्म कर देंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन डायमेंशन का, लेंथ का, एरिया का, रेडियस का, डायमीटर का में चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टिविटी पे। एक टर्म यहां पे आप जानते हो, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस होता है ना। और यूनिट क्या होती है कंडक्टेंस की? ओम इनवर्स या साइमन या मो, ये यूनिट होती है कंडक्टेंस की। G इज इक्वल टू 1/R कंडक्टेंस, इसकी यूनिट होती है साइमन, साइमन, मो या ओम इनवर्स। उसी तरह से एक टर्म है सिग्मा, जिसको कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। क्लियर? तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी ओम इनटू मीटर, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर 1/ओम इनटू मीटर लिखेंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको साइमन पर मीटर भी कहते हैं। साइमन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? एक क्वेश्चन लिखो बच्चों। एक क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, a wire of resistance 10 ohm, a wire of resistance 10 ohm is stretched to its double length. A wire of resistance 10 ohm is stretched to its double length. A wire of resistance 10 ohm is stretched to its double length. What is the resistance of stretched wire? What is the resistance of stretched wire? What is the resistance of stretched wire? मतलब इसका ये है कि अगर कोई वायर है, तार है, 10 ओम रेजिस्टेंस है, उसको खींच करके उसकी लंबाई को डबल कर दें तो स्ट्रेचिंग के बाद, खींचने के बाद वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 ओम नहीं है बच्चों,
हाँ नेचुरली होगा, नहीं बेटा देखो बच्चों, 40 हाँ 40 ohm is correct answer, but how you will present in your subjective exam board paper, write down. This is the case of volume remaining constant. To get full marks, write these steps. This is the case of volume remaining constant. ऐसा क्यों है समझ लो, क्योंकि हम खींचेंगे, देखो वॉल्यूम डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो मास पे और एक डेंसिटी पे, ठीक। वॉल्यूम मास डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर एक वायर है 10 ओम का तो उसका मास फिक्स है, स्ट्रेच करेंगे तब भी मास सेम रहेगा, डेंसिटी फिक्स है। कॉपर वायर है तो कॉपर वायर ही रहेगा स्ट्रेच करने के बाद भी, ये दोनों फिक्स है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो पहली लाइन, इट इज द केस ऑफ वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? प्रीवियसली R1 L1 A1, फाइनली R2 L2 A2। शुरू में R1 L1 A1 था, बाद में R2 L2 A2 हो गया स्ट्रेच करने के बाद। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो L1 A1 इज इक्वल टू L2 A2 इज इक्वल टू V मान लो बच्चों, दोनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम है, अगर ऐसा है तो फर्स्ट वायर के लिए R1 कितना होगा, रो L1 बाई A1। वॉल्यूम के टर्म में लाना है इसको, तो आप एक काम कर सकते हो बेटा, L1 से ऊपर और L1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रो L1 स्क्वायर अपॉन V। क्लियर? और इसी तरह से R2 सेकेंड वायर का होगा रो L2 स्क्वायर अपॉन V। डिवाइड कर दो बच्चों, R2 बाई R1 कितना आएगा, R2 बाई R1 यहां से कितना आएगा, L2 बाई L1, L2 बाई L1 होल स्क्वायर। एक फार्मूला डेवलप हो गया स्ट्रेचिंग के लिए। इस फार्मूले को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन में, R2 बाई R1 L2 बाई L1 होल स्क्वायर। सर ये सब पूरा करके दिखाना होगा? हाँ बिल्कुल, बोर्ड में 3 मार्क्स में आता है तो ये करना पड़ता है। सर सीधा R इक्वल टू हाँ फिर बेटा उसमें सीधा ही नंबर मिल जाता है ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल जाएगा। आप कॉन्सेप्ट नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। यू विल राइट ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द स्टेप्स। इज दिस क्लियर? वैसे तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है तो 10 सेकेंड में आंसर टिक कर सकते हैं, सो मेनी शॉर्टकट्स आर देयर। L2 by L1 whole square. Is this clear? What is L2 given in the question? L2 given in the question 2L1. L2 given in the question is डबल हो गया, तो L2 की जगह 2L1 रख दो। R2 by R1, this is 2L1 by L1 whole square। कितना आएगा बच्चों, 4 टाइम्स। R1 10 है तो R2 कितना आएगा, 4R1। 4R1 का मतलब 4 into 10 40 हो। You will get 3 marks completely। अगर 2 नंबर का है, इस फार्मूले को डायरेक्टली लगाओ, आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव है तो इसको भी लगाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव है तो सिंपल सा शॉर्टकट फार्मूला है, लेंथ में चेंज के लिए m स्क्वायर R1। 2 नंबर के क्वेश्चन ये फार्मूला लगाओ, 3 मार्क्स का ऐसे करो। ऑब्जेक्टिव है तो ये शॉर्टकट लगाओ, विदाउट कैलकुलेशन टिक द आंसर। लेंथ को डबल किया, इतना पहले नोट कर लो, इतना नोट कर लो तो बता रहा। डन, नोटेड। अच्छा देखो ध्यान से देखो बच्चों, लेंथ को डबल किया, m की वैल्यू 2 4 टाइम्स, लेंथ को ट्रिपल किया, m की वैल्यू 3 9 टाइम्स, लेंथ को 5 टाइम बढ़ा दिया, m की वैल्यू 5 25 टाइम्स। ये आंसर है। इज दिस क्लियर? सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर चेंज इन लेंथ इन ऑब्जेक्टिव ओनली।
सब्जेक्टिव में यही स्टेप आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन लिखो बच्चों। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, दूसरा क्वेश्चन लिखे, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm is stretched a wire of resistance 10 ohm is stretched so that a wire of resistance 10 ohm is stretched so that radius becomes 1 by 3. Radius becomes 1 by 3. Radius becomes 1 by 3. What is the resistance of a stretched wire? What is the resistance of a stretched wire? सॉल्व करो बच्चों, जैसे अभी बताया वैसे करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई वायर है 10 ओम का, उसको इतना खींच दिया, इतना स्ट्रेच किया कि उसका रेडियस 1/3 हो गया, तो स्ट्रेचिंग के बाद उसका रेजिस्टेंस कितना है? सेम स्टेप्स जो बताया सब्जेक्टिव का, उसी को यूज करना है। 270 नहीं 270 नहीं है, 3 टाइम्स कम ज्यादा ही जाएगी। हाँ लेकिन 270 आंसर नहीं है बेटा, ध्यान से करो। अभी जो स्टेप्स बताए सब्जेक्टिव का उसको यूज करो। ऑब्जेक्टिव में तो 10 सेकंड में आंसर टिक कर दोगे। नहीं बेटा 10/9। चलो देखो बच्चों, ध्यान से देखिए। R1 पहली लाइन, इट इज द केस ऑफ वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेचिंग के केस में वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो फर्स्ट लाइन आप लिखेंगे, इट इज द केस ऑफ वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। R1 L1 A1 स्मॉल r1, R2 L2 A2 स्मॉल r। वॉल्यूम कांस्टेंट L1 A1 इज इक्वल टू L2 A2 इज इक्वल टू V। वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों है? वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि मास और डेंसिटी सेम है। स्ट्रेचिंग के बाद मास और डेंसिटी सेम है, इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस कितना है? R1 रो